नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुबरनेटिस की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, लेकिन स्टोरेज या नेटवर्किंग पर नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ पर जो हर एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, कॉन्फ़िगरेशन। सोचिए आपकी ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, या किसी बाहरी एपीआई को कॉल करना है ना? या शायद फीचर फ्लैग्स मैनेज करने हैं। इन सब के लिए सेटिंग्स चाहिए, और इनमें से कुछ सेटिंग्स जैसे एपीआई कीज़ या पासवर्ड, वो तो बहुत संवेदनशील होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुबरनेटिस में ये सब रखा कहाँ जाए? क्या इन्हें बस पॉड की यामल फाइल में सीधे लिख देना चाहिए? सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कॉन्फ़िगरेशन या खासकर संवेदनशील जानकारी को सीधे पॉड स्पेसिफिकेशन में हार्ड कोड करना, ये सुरक्षा के लिहाज से और मैनेजमेंट के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। सोचिए अगर पासवर्ड सीधे YAML में डाल दिया और वो फाइल मान लीजिए पब्लिक कोड रिपॉजिटरी में चली गई, या फिर अगर आपको दर्जनों पॉड्स में एक ही सेटिंग अपडेट करनी पड़ जाए, तो ये तरीका न तो सुरक्षित है, न ही स्केलेबल। अच्छी बात यह है कि कुबरनेटिस हमें इससे निपटने के लिए काफी बेहतर डिजाइन किए हुए तरीके देता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है उसका फोकस यही है, कुबरनेटिस में कॉन्फ़िगरेशन और सीक्रेट्स को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए। हमारा मिशन है कुबरनेटिस के दो खास रिसोर्स, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट, इनको गहराई से समझना। हम जानेंगे कि ये क्या हैं, इनमें क्या अंतर है, और अपनी एप्लीकेशन सेटिंग्स को सुरक्षित तरीके से इंजेक्ट करने के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, ताकि हम उस क्लासिक गलती से बच सके जिसकी बात हमने शुरू में की। एकदम सही। तो संक्षेप में कहें तो कुबरनेटिस हमें दो मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है। पहला है कॉन्फ़िग मैप। ये सामान्य गैर संवेदनशील कॉन्फ़िगरेशन डेटा को की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर करने के लिए है। जैसे एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट क्या है, प्रोडक्शन है या स्टेजिंग, किसी सर्विस का URL या लॉगिंग का लेवल क्या रखना है। यहाँ डेटा प्लेन टेक्स्ट में होता है। और दूसरा है सीक्रेट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये है संवेदनशील डेटा के लिए। पासवर्ड, API टोकन, TLS सर्टिफिकेट्स, इस तरह की चीज़ है। ये भी की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, लेकिन इसमें डेटा बेस 64 एनकोडेड होता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टूल हैं अलग अलग तरह की जानकारी के लिए। चलिए पहले कॉन्फ़िग मैप को समझते हैं। मान लीजिए मेरी ऐप को जानना है कि वो प्रोडक्शन मोड में चल रही है या डेवलपमेंट में, और उसे किस डेटाबेस होस्ट से कनेक्ट करना है। ये जानकारी संवेदनशील तो नहीं है, इसे कॉन्फ़िग मैप में कैसे डालेंगे? हाँ, तो कॉन्फ़िग मैप बनाने का सबसे आम तरीका है एक YAML फाइल का इस्तेमाल करना। आप एक फाइल बनाएंगी, मान लीजिए app-config.yaml। इसमें आप कुबरनेटिस को बताएंगी कि आप एक कॉन्फ़िग मैप बना रही हैं, kind.config, API का वर्जन API वर्जन V1, और इस कॉन्फ़िग मैप का नाम मेटाडेटा, नेम ऐप कॉन्फ़िग क्या होगा। और सबसे ज़रूरी हिस्सा है डेटा सेक्शन। यहीं पर आप अपनी की वैल्यू सेटिंग्स डालेंगी, जैसे उदाहरण के लिए YAML, app env, प्रोडक्शन, db host mysql-primary service.database.csc.cluster.local, log level 1 और फीचर फ्लैग न्यू UI ट्रू। यहाँ ऐप env, db host, log level और फीचर फ्लैग न्यू UI ये कीज हैं, और उनके आगे दी गई स्ट्रिंग्स उनकी वैल्यूज हैं। और ये सब प्लेन टेक्स्ट में है, जैसा आप देख सकती हैं। अच्छा, और इसे क्लस्टर में लागू करना भी सीधा ही होगा, है ना? क्यूबकटल से। हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड कुबरनेटिस तरीका। आप कमांड लाइन पर kubectl apply -f appconfig.yaml चलाएंगी और कुबरनेटिस क्लस्टर इस कॉन्फ़िग मैप ऑब्जेक्ट को बना देगा। आप kubectl get config map से इसे देख सकती हैं, और kubectl describe config map appconfig से इसका पूरा विवरण, इसमें क्या क्या की वैल्यू पेयर्स हैं, वो सब जान सकती हैं। बहुत अच्छे। तो अब ये कॉन्फ़िग मैप क्लस्टर में बन गया है। हमारी एप्लीकेशन जो पॉड के अंदर चल रही है, वो इन वैल्यूज को इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या उसे कुबरनेटिस API कॉल करना पड़ेगा? वैल्यूज लेनी है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, पर्यावरण चर। आप कॉन्फ़िग मैप की सारी की वैल्यू पेयर्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के तौर पर इंजेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए पॉड YAML में कंटेनर के नीचे nfrom और config map ref का इस्तेमाल होता है। बस कॉन्फ़िग मैप का नाम name.appconfig बता दीजिए, और कुबरनेटिस
उस कॉन्फ़िग मैप की हर की को एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देगा। दूसरा तरीका है वॉल्यूम माउंट। आप कॉन्फ़िग मैप को एक वॉल्यूम की तरह माउंट कर सकती हैं। इसमें कॉन्फ़िग मैप की हर की एक फाइल बन जाती है और उस फाइल का कंटेंट उस की वैल्यू होती है। ये तब काम आता है जब आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइलों से पढ़ने की उम्मीद करती हो। अच्छा, तो अगर हम ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाला तरीका देखें, पॉड YAML कैसा दिखेगा और हम कैसे पक्का करेंगे कि कंटेनर को वैल्यूज मिल गई? मान लीजिए हम एक सिंपल एल्पाइन कंटेनर चलाते हैं जो बस स्टार्ट होकर इन वेरिएबल्स को प्रिंट करता है। तो पॉड YAML, मान लीजिए config pod.yaml, कुछ ऐसा होगा। API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा वगैरह। कंटेनर्स .name, डेमो कंटेनर, इमेज, एल्पाइन, कमांड, शेल, -c, echo environment is appnv, and echo db host is db host, and echo logging is log level and sleep 3600, n from config mapref .name app config। ये हमारे config map का नाम है। जब आप kubectl apply -f config pod.yaml से ये pod बनाएंगी, Kubernetes कंटेनर शुरू करने से पहले app config map से API-NV, DB host, log level वगैरह को environment variables के तौर पर सेट कर देगा। फिर आप kubectl logs config demo, अगर pod का नाम config demo है, चलाकर आउटपुट देख सकती हैं, जो कुछ ऐसा दिखेगा। Environment is production, DB host is MySQL primary service .database.scc.cluster.local, logging is one। तो इससे पता चल जाता है कि कंटेनर को config मैप से वैल्यूज मिल गईं। ये तो काफी सीधा और उपयोगी तरीका है गैर संवेदनशील जानकारी के लिए। लेकिन अब आते हैं असली चुनौती पर। पासवर्ड्स, API कीज, सर्टिफिकेट्स। आपने बताया इनके लिए सीक्रेट्स हैं। ये कॉन्फ़िग मैप से अलग कैसे हैं, खासकर सुरक्षा के मामले में? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, सीक्रेट्स भी कॉन्फ़िग मैप्स की तरह की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं और उन्हें भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या वॉल्यूम्स की तरह पॉड्स में माउंट किया जा सकता है। बनाने का तरीका भी मिलता जुलता है। आप YAML फाइल इस्तेमाल कर सकती हैं या कमांड लाइन से kubectl create secret जेनेरिक का उपयोग कर सकती हैं। जैसे डेटाबेस यूजर और पासवर्ड के लिए सीक्रेट बनाने की कमांड हो सकती है bash kubectl create secret generic db-credentials from literal equals db user equals web app user from literal equals db pass equals secure password। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है और यही अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। Kubernetes इन सीक्रेट वैल्यूज को स्टोर करने से पहले बेस 64 एनकोड करता है। बेस 64 एनकोडेड, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? क्या ये एन्क्रिप्शन जैसा है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना सबसे जरूरी है। बेस 64 एनकोडिंग एन्क्रिप्शन नहीं है। ये सिर्फ बाइनरी डेटा को टेक्स्ट कैरेक्टर्स ASCII में बदलने का एक तरीका है, ताकि उसे आसानी से टेक्स्ट आधारित सिस्टम्स जैसे JSON या YAML में भेजा या स्टोर किया जा सके। ये डेटा को छुपाने का एक बहुत हल्का पर्दा है, कोई ताला नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसे बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग मिलती है, वो उसे एक सिंपल कमांड echo.base64 decode से वापस ओरिजिनल टेक्स्ट में बदल सकता है। अरे, तो फिर सीक्रेट ऑब्जेक्ट का फायदा ही क्या है अगर कोई भी उसे डिकोड कर सकता है? ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, आपका शक बिल्कुल जायज है। सीक्रेट नाम शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद जगाता है। इसका असली फायदा एनकोडिंग में नहीं, बल्कि Kubernetes जो एक्सेस कंट्रोल और मैनेजमेंट की सुविधाएं देता है, उसमें है। पहला, RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आप Kubernetes में नियम बना सकती हैं कि कौन से सर्विस अकाउंट्स यानी कौन से पॉड्स या कौन से यूजर्स किस सीक्रेट को पढ़ सकते हैं। आप संवेदनशील जानकारी तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं। कॉन्फ़िग मैप्स के लिए भी RBAC होता है, पर सीक्रेट्स पर इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए। दूसरा, अलग स्टोरेज। ये पक्का करता है कि संवेदनशील डेटा आपके एप्लीकेशन कोड या पॉड डेफिनेशन से अलग रहे। इससे गलती से कोड रिपॉजिटरी में पासवर्ड लीक होने का खतरा कम हो जाता है। और तीसरा, इंटीग्रेशन। सीक्रेट्स को वॉल्यूम के तौर पर माउंट करने की क्षमता खासकर सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है। तो बेस 64 एनकोडिंग सिर्फ एक मामूली कदम है। असली सुरक्षा RBAC, नेटवर्क पॉलिसीज और क्लस्टर लेवल पर सीक्रेट्स एट रेस्ट एन्क्रिप्शन को सक्षम करने से आती है, जैसे ETCD में एन्क्रिप्शन। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी था। तो बेस 64 को सुरक्षा ना समझें,
असली सुरक्षा एक्सेस कंट्रोल और क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन से आती है। अब पॉड्स एंड सीक्रेट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? क्या तरीका कॉन्फ़िग मैप जैसा ही है? हाँ, तरीका लगभग वैसा ही है। आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉड यामल में एंड फ्रॉम के अंदर कॉन्फ़िग मैप रेफ की जगह आप सीक्रेट रेफ लिखेंगी और अपने सीक्रेट का नाम देन db-credentials देंगी। यामल, एपिकाइंड, मेटाडेटा वगैरह, containers.name, app container, image, myapp.latest, image, dot, बाकी सेटिंग्स, एंड फ्रॉम, सीक्रेट रेफ, नेम, db-credentials, हमारे सीक्रेट का नाम। जब पॉड चलेगा तो कंटेनर को db यूजर और db पास नाम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यूज क्यूबरनेटिस ने बेस 64 से डिकोड करके दी होंगी। आप लॉग्स चेक करके kubectl लॉग्स पॉड नेम या कंटेनर में एग्जीक्यूट करके kubectl exec पॉड नेम प्रिंट एनव इसे वेरीफाई कर सकती हैं। और वो दूसरा तरीका वॉल्यूम माउंटिंग वाला, वो सीक्रेट्स के लिए कैसे काम करता है? आपने कहा था ये सर्टिफिकेट्स के लिए उपयोगी है। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास TLS सर्टिफिकेट और उसकी प्राइवेट की है, जिन्हें आपने एक सीक्रेट में स्टोर किया है, जैसे TLS सीक्रेट, जिसमें TLS.crt और TLS.key नाम की कीज है। आप इस सीक्रेट को एक वॉल्यूम की तरह माउंट कर सकती हैं। पॉड यामल में पहले आप वॉल्यूम सेक्शन में एक वॉल्यूम डिफाइन करेंगी जो आपके सीक्रेट को रेफर करता है, सीक्रेट नेम TLS सीक्रेट। फिर कंटेनर सेक्शन में आप वॉल्यूम माउंट्स का उपयोग करके उस वॉल्यूम को कंटेनर के अंदर एक खास पाथ पर माउंट करेंगी, जैसे etc/ssl certs, API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा वगैरह। कंटेनर्स डॉट नेम वेब सर्वर, इमेज nginx, पोर्ट्स कंटेनर पोर्ट 443, वॉल्यूम माउंट्स नेम TLS certs wall, वॉल्यूम का नाम, माउंट पाथ etc/nginx SSL, कंटेनर में कहाँ माउंट करना है, रीड ओनली ट्रू, सीक्रेट्स को रीड ओनली माउंट करना अच्छा रहता है। वॉल्यूम्स नेम TLS certs wall, वॉल्यूम का नाम ऊपर वाले से मैच होना चाहिए। सीक्रेट नेम TLS सीक्रेट, किस सीक्रेट का उपयोग करना है। जब engines कंटेनर शुरू होगा तो उसे etc nginx sSTLTS.crt और etc nginx sSTLTS.k फाइलें मिलेंगी, जिनमें सर्टिफिकेट और की का कंटेंट होगा। nginx इन्हें सीधे इस्तेमाल कर सकता है HTTPS ट्रैफिक सर्व करने के लिए। ये तरीका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में बड़ी सर्टिफिकेट स्ट्रिंग्स डालने से कहीं ज्यादा साफ और प्रैक्टिकल है। हाँ, ये वॉल्यूम माउंटिंग वाला तरीका तो वाकई काफ़ी शक्तिशाली लगता है, खासकर फाइल आधारित कॉन्फ़िगरेशन या सर्टिफिकेट्स के लिए। अब इन सबको एक साथ लाने के लिए क्या हम वो रेस्टोरेंट वाले उदाहरण पर वापस जा सकते हैं? कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स को याद रखने में वो कैसे मदद कर सकता है? ज़रूर। सोचिए, कॉन्फ़िग मैप आपके रेस्टोरेंट का मेनू बोर्ड है। इस पर डिश के नाम, सामग्री जो सार्वजनिक हैं, कीमतें वगैरह लिखी होती हैं। ये जानकारी ग्राहकों आपकी ऐप के लिए ज़रूरी है और इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं। वहीं सीक्रेट उस रेस्टोरेंट की शेफ की गुप्त रेसिपी बुक है या शायद तिजोरी का कोड जहां कैश रखा जाता है। ये जानकारी बेहद संवेदनशील है। इसे सुरक्षित रखना ज़रूरी है और केवल अधिकृत लोगों, सही RBAC वाले पॉड्स को ही सही तरीके से, जैसे वॉल्यूम माउंट या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल इंजेक्शन, इस तक पहुंच मिलनी चाहिए। आप रेसिपी बुक को मेनू बोर्ड पर नहीं छापेंगी और तिजोरी का कोड सबको नहीं बताएंगी। दोनों तरह की जानकारी जरूरी है, लेकिन उनका मैनेजमेंट और सुरक्षा का लेवल बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये उदाहरण वाकई इसे समझने में मदद करता है। मेनू बोर्ड, कॉन्फ़िग मैप और रेसिपी बुक, तिजोरी कोड, दोनों जरूरी पर अलग अलग संभाले जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या होंगी जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से ये मुख्य बिंदु हैं। पहला, सही टूल चुनें। गैर संवेदनशील सामान्य कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग मैप इस्तेमाल करें। संवेदनशील डेटा जैसे पासवर्ड, कीज, टोकन के लिए सीक्रेट्स इस्तेमाल करें। दूसरा, बेस 64 को समझें। याद रखें कि सीक्रेट्स में डेटा सिर्फ बेस 64 एन्कोडेड होता है, एन्क्रिप्टेड नहीं। ये बस डेटा छिपाने का एक हल्का तरीका है, कोई मजबूत सुरक्षा उपाय नहीं। तीसरा, हार्ड कोडिंग से बचें। कभी भी कॉन्फ़िगरेशन या सीक्रेट्स को सीधे अपने पॉड, याम फाइलों या कंटेनर इमेज में हार्ड कोड न करें। हमेशा कॉन्फ़िग मैप या सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें। चौथा, इंजेक्शन के तरीके। पॉड्स में वैल्यूज इंजेक्ट करने के दो मुख्य तरीके हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स
एनवी फ्रॉम, वैल्यू फ्रॉम और वॉल्यूम माउंट्स, वॉल्यूम माउंट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका चुनें। छोटी वैल्यूज़ के लिए एनवी वार्स शायद ठीक है, पर फाइलों या बड़ी संख्या में वैल्यूज़ के लिए वॉल्यूम बेहतर हो सकता है। 5वां, सुरक्षा पर ध्यान दें। असली सुरक्षा कुबरनेटीज RBBC, नेटवर्क पॉलिसीज और क्लस्टर लेवल एन्क्रिप्शन जैसे ECD एन्क्रिप्शन एट रेस्ट से आती है। सीक्रेट्स का उपयोग करते समय इन पर खास ध्यान दें। 6. अपडेट्स का ध्यान रखें। एक और बात, आमतौर पर अगर आप किसी कॉन्फ़िग मैप या सीक्रेट को अपडेट करती हैं, तो उसे इस्तेमाल करने वाले मौजूदा पॉड्स अपने आप नई वैल्यूज़ नहीं उठाते। अक्सर आपको पॉड्स को रिस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वे अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन या सीक्रेट लोड कर सकें। कुछ तरीके हैं इसे ऑटोमेट करने के, लेकिन डिफ़ॉल्ट व्यवहार यही है। सारांश है। और उस बेस 64 वाले पॉइंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपने RBC और ETCD एन्क्रिप्शन का जिक्र किया, लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा संवेदनशील डेटा के साथ काम कर रहे हो या किसी ऐसे माहौल में जहां रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत सख्त हो, तो क्या कुबरनेटीज के डिफ़ॉल्ट सीक्रेट्स काफ़ी हैं या हमें और भी एडवांस समाधानों के बारे में सोचना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के माहौल में प्रासंगिक प्रश्न है। जबकि RBC और ETCD एन्क्रिप्शन एक ज़रूरी आधार रेखा प्रदान करते हैं, कई उच्च सुरक्षा या कड़ाई से रेगुलेटेड माहौल के लिए हो सकता है कुबरनेटीज के डिफ़ॉल्ट सीक्रेट्स पर्याप्त ना हों। बेस 64 एन्कोडिंग की सीमाएं और सीक्रेट प्रबंधन की चुनौतियां जैसे रोटेशन, ऑडिटिंग वगैरह यहाँ दिक्कत कर सकती हैं। ऐसे मामलों में बाहरी समर्पित सीक्रेट मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना एक बहुत ही आम और रेकमेंडेड तरीका है। बाहरी सीक्रेट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि कौन से टूल्स हैं? हाँ, सबसे लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है HashiCorp वॉल्ट। वॉल्ट एक समर्पित टूल है जिसे खास तौर पर सीक्रेट्स को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, एक्सेस कंट्रोल करने, रोटेट करने और ऑडिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुबरनेटिस के साथ इसके बहुत अच्छे इंटीग्रेशंस उपलब्ध हैं, जैसे वॉल्ट एजेंट इंजेक्टर या CSI ड्राइवर। ये पॉड्स को सीधे वॉल्ट से सीक्रेट्स प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, बिना उन्हें कुबरनेटिस सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स में स्टोर किए। इसी तरह जो बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे AWS सीक्रेट्स मैनेजर, Azure की वॉल्ट और Google क्लाउड सीक्रेट मैनेजर, वो भी अपने समाधान देते हैं। ये सेवाएं भी मजबूत एन्क्रिप्शन, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल, ऑटोमेटिक रोटेशन और ऑडिट लॉग्स प्रदान करती हैं, और इन्हें भी कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो संक्षेप में कुबरनेटीज सीक्रेट्स एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, लेकिन असली हाई सिक्योरिटी के लिए हमें वॉल्ट या क्लाउड प्रोवाइडर के समाधानों जैसे बाहरी समर्पित उपकरणों को देखना पड़ सकता है, जो सिर्फ बेस 64 एन्कोडिंग से कहीं आगे जाते हैं। बिल्कुल, कुबरनेटिस आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है, लेकिन आपकी विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर आपको उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को मजबूत करने या उन्हें अधिक विशिष्ट उपकरणों के साथ बदलने की आवश्यकता हो सकती है। बाहरी सीक्रेट मैनेजर्स अक्सर केंद्रीकृत प्रबंधन, बेहतर ऑडिटिंग और स्वचालित रोटेशन जैसी क्षमताएं प्रदान करते हैं, जो कुबरनेटिस सीक्रेट्स के साथ हासिल करना अधिक जटिल हो सकता है। ये वास्तव में रक्षा की गहराई या डिफेंस इन डेप्थ का सिद्धांत है, सुरक्षा की कई परतें बनाना। ये निश्चित रूप से आगे सोचने और शोध करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो संवेदनशील डेटा को कुबरनेटिस में प्रबंधित कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमने कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स का उपयोग करके कुबरनेटिस में कॉन्फ़िगरेशन और संवेदनशील डेटा के प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर किया, और ये भी समझा कि सुरक्षा सिर्फ बेस 64 एन्कोडिंग से कहीं ज्यादा है। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार हम कुबरनेटिस की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रोब्स, यानी लाइवनेस, रेडीनेस और स्टार्टअप चेक्स। ये वो तरीके हैं जिनसे कुबरनेटिस पता लगाता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक से चल रही है या नहीं, ट्रैफिक संभालने के लिए तैयार है या शुरू होने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो कुबरनेटिस की कार्यक्षमताओं को समझने की हमारी यात्रा जारी रखने के लिए हमसे जरूर जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।